नमस्कार। मैं राकेश शर्मा मित्रों, योर माइंड ओपनर चैनल से आज एक बहुत ही ऐसी घटना के बारे में बातचीत करने के लिए हम यहाँ आए हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। जो देश के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना हुई, जहां 26 जनवरी 2022 को जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, हर्षोल्लास के साथ हम अपने गणतंत्र को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार थाना के क्षेत्र के अंदर एक कस्तूरबा नगर एक जगह है, वहां पर एक लड़की के साथ जो जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष रहे, उसको घर से अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसकी पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसके बाल काटे गए। बाल काटने के बाद उसका मुंह काला किया गया और उसके गले में जूतों की माला डाल करके उसको पूरे अपनी मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में घुमाया गया। और ये काम किसी गैंगस्टर ने नहीं किया, किसी बाहर के डकैतों ने नहीं किया, बाहर की विदेशी ताकतों ने नहीं किया, उसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं और उनके परिवार वालों ने मिलकर किया। और उन सब के बाद सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली जो बात है, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए आज जिसके लिए हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वो ये है कि जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था तब पूरा क्षेत्र, लगभग 500 आदमी वहां पर मौजूद थे, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक थे। लेकिन न जाने किस दहशत से, न जाने किस वजह से वो लोग चुप रहे और दंगाई और ये जो अक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, वो इस घटना को अंजाम देते रहे। ये हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। आज हम इसी बात पर परिचर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ उमेश गिरी जी हैं। उमेश गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष हैं, विधानसभा क्षेत्र 26N से। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन आप पार्टी के हैं दीपक जैन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मशहूर पत्रकार संजय शर्मा जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही होनहार और मैं कहूंगा बहुत ही जुझारू अधिवक्ता एकता अग्रवाल जी हैं। एकता जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से रीटा पुनिया है एडवोकेट। अनीता शर्मा जी एडवोकेट हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से हैं। हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर इसके कारण क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो मैं सबसे पहले आप पार्टी के प्रवक्ता दीपक जैन जी आपके पास आता हूं। आपका इस विषय में क्या कहना है, क्या आपकी पार्टी का कहना है और क्या निजी तौर पर आपका कहना है? जी शर्मा जी, ये घटना एक समाज को और एक व्यक्ति को झिझोड़ के रख देने वाली घटना है। मुझे लगता है ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो उस वीडियो में नजर आ रहे थे। शायद वही एक ऐसे लोग होंगे जो इस घटना को देखते हुए भी चुप रह सकते हैं और खामोश रह सकते हैं और कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, हमारे भारत की जो संस्कृति रही है उसमें बहन बेटी को हमेशा साजला बोला गया है, लड़की को हमेशा साजला बोला गया है कि बहन किसी की भी हो वो पूरे समाज की होती है, बेटी किसी की भी हो वो पूरे समाज की होती है। हमारे भारत के जो संस्कार हैं, जो हमारी सभ्यता है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी घटना, जब मेरी आपसे बात भी हो रही थी, आपने भी कहा कि फूलन देवी जी के बाद शायद ये पहली ऐसी घटना होगी जो अभी हमें देखने को मिली। और मैं निजी तौर पे भी और अपने दल की तरफ से भी और अपने दिल से भी सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। और आज जो ये घटना हो गई है, मुझे लगता है कम से कम उस एरिया के विवेक विहार के कस्तूरबा नगर थाना क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। आगे आकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोषियों को सजा देने के लिए और उस हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को खड़ा होना चाहिए। और उनको ना सिर्फ मोहल्ले पड़ोस में खड़ा होना चाहिए, उनको कोर्ट में भी जाकर खड़ा होना चाहिए ताकि उन दोषियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दीपक कार्रवाई की जी, जा सके। बात वही है। दोषी क्या वो केवल वही दहशतगर्द लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे? क्या दोषी वो लोग नहीं है जो इसको मूक दर्शक बने देख रहे थे तमाशा समझ के? संजय जी, शर्मा संजय जी बताएं शर्मा जी, आप। मैं तो दोषी अपने आप को भी मानता हूं कि हम उस समाज का हिस्सा हैं जिस समाज के अंदर आज भी इतनी घृण मानसिकता के लोग हैं। मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो में आप देखिए किस प्रकार उस एक बहन के साथ जो अन्य महिलाएं कहीं ना कहीं अपराध को घट रही हैं, जो घटना हो रही है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं।
मुझे लगता है कि समाज का हर एक वो व्यक्ति जिसने उस घटना को देखा और कहीं ना कहीं मतलब मैं खून खोलने वाली घटना कह सकता हूँ, और सिर्फ ना वो वीडियो वाले लोग दोषी हैं, मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मानता हूँ कि मैं जी भी एक ऐसे जी। समाज में हूँ। संजय और संजय मैं संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप ये बताएं, ये जो मानसिकता है, ये जो जी मानसिकता है, जो मूक दर्शक बन के जिन लोगों ने तमाशा देखा, इसको आप किस दृष्टिकोण में लेते हैं? आपका इसमें क्या कहना शर्मा जी, ये जो 26 जनवरी की घटना हम सबने देखी, है? जी टीवी पे भी देखी, अखबारों में भी इसकी चर्चा हुई, जितनी इसकी कड़ी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, और कई बार तो हमें खुद पे अपने आप पे बड़ी घिन आती है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहां अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत की जाती है, और वो भी उस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, जिसमें गृह मंत्री रहते हैं, सारे मंत्री यहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ होते हैं। अगर देश की राष्ट्रीय राजधानी में इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का ही सवाल नहीं है शर्मा जी, ये हम सब समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी एक कलंक की तरह है। और जो लोग इस घटना को देख रहे थे, मैं तो यही कहूंगा वो एकदम नपुंसक लोग थे। आखिर इतनी इतनी बड़ी दहशतगर्दी और इतने सारा, और वो भी दिन दहाड़े, ये कोई रात का समय नहीं था कि लोग देख न रहे हों। और सबसे शर्मनाक बात है पुलिस का बयान, पुलिस का ये कह देना कि हम उस दिन गणतंत्र दिवस की परेड में या सुरक्षा इंतजामों में व्यस्त थे, यह अपने आप में एक बेहद गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा और अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के कंधे पर डाल देने वाला बयान है। तो इस घटना के लिए जहां दिल्ली पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार है, और हमारे समाज और खासतौर से वहां रहने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इस बात पे शर्मा जी चिंतन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उन लोगों के जो कि शराब माफिया हैं, और इनका आतंक पूरी दिल्ली में है, कोई भी दिल्ली का ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां इन शराब माफियाओं का इस तरह से आतंक ना हो। ये कुछ भी कर सकने में सक्षम है, पुलिस के साथ इनकी साठगांठ होती है, अपने आप को ये पुलिस से ऊपर समझते हैं, इकट्ठे होकर यहाँ रहने वाले लोगों के साथ किस तरह से, किस हद तक जाकर ये कर सकते हैं, ये हमने अफ्रीका के देशों में या बहुत सारे जो पिछड़े हुए देशों में, वहां हमने आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी घटना देखी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस तरह की घटना हो जाना हम सबके लिए कलंक की बात है सर। नहीं, तो इसमें हम जो जानना चाह रहे हैं कारण, उमेश गिरी जी मैं आप पर आ रहा हूं, ये बताएं, कानून की व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है, आपकी पार्टी के पास है, आप ये बताएं, केवल जैसा संजय जी ने कहा, केवल ये कह देना कि हम गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है, वहां की सुरक्षा में, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे किसी महिला के साथ इतनी बर्बरता होती रही थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर, और वो ये कह के पल्ला छुड़ा लें कि हम सब लोग तो 26 जनवरी राजपथ पे लगे हुए थे, हमारा इलाके में चाहे बम फटे, चाहे बलात्कार हो, चाहे यहाँ पे व्यभिचार हो, चाहे यहाँ पे किडनैपिंग हो, हम उस टाइम कुछ नहीं कर सकते? इसके लिए जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स जो भी थे या जो भी वहां पे ड्यूटी पर थे या जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको क्या दंड नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके ऊपर भी वही मुकदमे नहीं लगाने चाहिए? इसमें सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और राम राम करता हूँ। जी अभी जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप जैसा आपने पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी सिर्फ ये कह रहा है कि मेरी गणतंत्र दिवस पर ड्यूटी थी इसलिए मेरे क्षेत्र में ये घटना हो गई है, वो बिल्कुल दोषी है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, जिसके तहत जिनकी जिम्मेदारी गणतंत्र दिवस में लगाई जाती है वो अलग होते हैं, क्षेत्र की जिम्मेदारी अलग होती है, बीट कांस्टेबल होते हैं उसके अंदर जो क्षेत्र में घूमते हैं। इसमें कहीं ना कहीं देखो, ये आप और हम सब जानते हैं, सिस्टम समाज सबकी गलती है। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष या एक अधिकारी की नहीं, सिस्टम समाज और सबकी गलती है। मैं आपको सुन रहा था, इसमें आपने बताया कोई गवाही निकल के नहीं आ रहा, तो इसमें किसकी गलती है? हम सबसे पहले तो ऐसी घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही साथ उनको न्याय के लिए उनकी मांग करते हैं, चाहे इसमें कोई भी हो, पार्टी, व्यक्ति, इसमें ये मुद्दा नहीं रखता है। इसमें कोई बीजेपी, आम आदमी, दिल्ली पुलिस या ये नहीं, ये समाज के लिए
और पूरे सिस्टम के लिए, जो सिस्टम है उसके लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस घटना के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं चाहूंगा उस क्षेत्र की, और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग भी इसके लिए एकत्रित होकर उनके हक की लड़ाई लड़ें और न्याय की बात करें। टीवी पे और डिबेट में हम कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बगल में एक मंगोलपुरी में भी घटना हुई थी। उसमें क्या बोलते हैं, एक कोई मुस्लिम है, उसने एक लड़की के साथ रेप किया। रेप के बाद वो जेल गया, जेल के बाद छूट के आया, उसने उसके मार दिया। ये घटना भी है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ना, इसमें पार्टीबाजी या समाज या सिस्टम इसमें नहीं, ये लोगों की मानसिकता दिखाता है आज कितनी गंदी हो गई है। लेकिन उस घटना में मैंने देखा एक पार्टी स्पेशली उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रही है। वो कहता है मैं विधायक का आदमी हूं, ये मेरा पुलिस नहीं बिगाड़ सकती, ये नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस किसी के बाप की नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। अभी मेरे कल ही एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे पुलिस वाला कह रहा, प्रोग्राम सॉरी कह रहा हूँ, घटना घटी, उसमें पुलिस वाला कह रहा कि मोदी आएगा तुझे बचाने। तो पुलिस वालों, ये नहीं है कि बीजेपी की पुलिस है, पुलिस एक सिस्टम है, एक अलग डिपार्टमेंट है, उसमें कोई बीजेपी आम आदमी है इसका कोई वो नहीं होता। हाँ, सेंटर है, सेंटर के अंडर आती है, वो अलग इशू है एक। लेकिन जमीनी लेवल का आप उससे पूछेंगे कि पुलिस ने क्या किया, मैं गिरिजी बात उस पर नहीं आ रहा हूँ। मैं पूछूंगा ये बात की जिम्मेदारी किसकी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जो एकता अग्रवाल एडवोकेट जुड़ी हैं। एकता, मैं एक सीधी सी बात ये पूछता हूँ, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों ने उस लड़की के साथ इतना विभत्स व्यवहार किया, वो तो दोषी हैं ही हैं, लेकिन क्या वो पुलिस वाले जिनकी अकर्मण्यता से, जिनकी नेग्लिजेंसी से ये काम हुआ, या वो समाज जो वहां मूक दर्शक बना, तमाशबीन था, वो नपुंसक समाज में कहूंगा, उनके ऊपर भी मुकदमे नहीं चलने चाहिए? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपकी 26 जनवरी की परेड के लिए आपकी अगर ड्यूटी थी तो थाना खाली नहीं हो गया था। और दूसरी बात ये कि जो अपराधी गण हैं उनका आप देखेंगे तो उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन ड्रग्स एंड सच इलीगल लीकर मेकिंग सिस्टम। दे आर ऑलरेडी इंडल्ज इन सच सिस्टम एंड मोर ओवर ये जो घटना को इन्होंने अंजाम दिया है वो कोई 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट की घटना नहीं है, घंटों घट चलने वाली घटना हुई है। और बर्बरता पूर्वक वो लोगों का, उनका साहस देखिए कितना बड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं उनका ये साहस देखा जाता है कि पुलिस के लिए उनका जो अप्रोच था, क्योंकि वो पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं, तो पुलिस को लेकर उनका अप्रोच भी यही था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने वॉयरिज्म का उल्लंघन किया इसके अंदर, उन्होंने गैंग रेप किया, फिर उसको फैलाया। आप देखते कितना बड़ा ये अपराध है, आप करना क्या चाहते हैं। तो इस समाज के अंदर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो समाज में, और वो भी दिल्ली जैसे समाज में जहां पर हम समझते हैं कि 70-80% लोग एजुकेटेड हैं, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाईली लीगल सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है, जब इस समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो ऐसे वर्ग में जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप देखेंगे कि क्या होगा। आप देहात के इलाकों से क्या उम्मीद करेंगे, अब बीहड़ क्षेत्रों से क्या उम्मीद करेंगे। तो दिन दहाड़े ये नारी के साथ जो जिस तरह की घटना है, सीधा सीधा ये मैं आपको बोलना चाहूंगी, इसमें आपने किसी, क्योंकि ये हेट क्राइम है, जो रेप केसेस होते हैं उसमें मोस्टली हेट क्राइम्स होते हैं, जो मैंने देखे हैं, जितने मेरे करियर में मैंने देखे हैं रेप केसेस, उसमें ये हेट क्राइम्स है। तो ये वन ऑफ द हीनियस हेट क्राइम है, जिसमें उन्होंने अपनी नफरत को अंजाम पहुंचाने के लिए उसके अंदर नाबालिग लोगों से भी उनका भी इंडल्जमेंट है इसके अंदर, वे लोग ऑल्सो इसके अंदर वो लोग भी इंडल्ज है। और उन्होंने इस घटना को महिलाएं उकसा रही हैं करने के लिए। तो आप देखिए आपको कहाँ मैं वही आ रहा हूँ, इसमें एक नया पहलू ये आया है कि महिलाओं की भूमिका ज्यादा मजबूत रही है, और महिलाएं भी किस एज ग्रुप की रही हैं। वो 18 साल जो अरेस्ट हुई है उसकी उम्र है 19 साल, जो एक अरेस्ट लेडी हुई है, और जो बाकी 7 महिलाएं अरेस्ट हुई हैं उनकी उम्र भी 40-45 से नीचे है। तो इस एज ग्रुप की लेडीज ने प्रोवोकेशन किया और इसका तमाशा बनाया, इसको वीडियो बनवाई खुद, और गालियां भद्दी उस वीडियो में आप सबने सुनी होंगी। तो ये जो महिलाओं का इस तरह का किसी महिला पे अत्याचार करना है, इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। अनीता, आपका क्या कहना है इसमें? अनीता सर, दरअसल ये एक दूषित मानसिकता का परिणाम है
क्योंकि जैसे कि इस थ्योरी में मैम ने भी बोला ये हेट क्राइम का वो है, तो इसमें एक मैंने भी सुना था कि जो लेडीज है जिनके साथ ये हुआ है उनका एक बच्चा भी है। वो पहले शादरा एरिया में रहती थी, उसके बाद फिर इनके एरिया में आई और एक तरफा प्यार के चलते हुए एक युवक ने वो आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये हुई, एक न्यूज के कॉलम में मैंने ये भी इसमें देखा था। तो यहाँ लेडीज का इस तरह से करना, और वो भी ये देखिए कि आपको किसी के प्रति नफरत है, आप उसको कैसे जाहिर कर रहे हो। और दिल्ली जैसे शहर में हो गया तो बाकी लोगों की क्या सेफ्टी का वो लगाओगे। तो कहीं ना कहीं लेडीज में भी और बाकी लोगों में भी हमारे सिस्टम के प्रति कहीं कोई खौफ, कहीं कोई रूल रेगुलेशन, कहीं कोई मानने की बात नहीं है। मतलब उनको पता है कहीं कोई हमें सजा नहीं होना है, कहीं कुछ नहीं होना है। ऊपर से इसमें ये कि वो नाबालिग है, एक बालिग है जो अरेस्टिंग हुए हैं, तो इस सिस्टम में हमें बहुत अच्छे तरीके से सुधार कराना होगा। नहीं तो ये घटनाएं तो फिर वही बात है, निर्भय का थोड़ा पब्लिक हो गया, और भी देश के कोने कोने में घटनाएं होती है, लेकिन दिल्ली में तो एक आम बात हो गई है। जी अनीता, अनीता ये जो मुद्दा लेडीज का आया है इसमें, इस मुद्दे पे मैं स्पेशली आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या मानसिकता है ये? एक तो होता है बदला लेना, एक होता है उस बदले को पब्लिसाइज करना, उसका तमाशा बना के एक एग्जेम्पलरी घटना दिखाना उसको, ताकि और अगर किसी लेडी ने इस तरह की कोई बात की तो उसको भी यही होगा। उसका मकसद ये था कि पब्लिक देखे, पब्लिक डोमेन में बात जाए। उन्होंने खुद प्रोवोक करके वीडियो बनवाई, खुद प्रोवोक करके नाबालिग लड़कों से उसका रेप करवाया, बिकॉज दे नोज कि ये नाबालिग है, इनका कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। तो ये जो मानसिकता आई है उभर के इस घटना में, इसमें आपका क्या कहना है अनीता जी? सर पहली बात, ये मैंने खुद देखा टीवी पे, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई जिस टाइम मैं ये इंसिडेंट टीवी पे देख रही थी। और नाबालिगों को इन्वॉल्व करने की वजह भी हमारा कानून ही है, क्योंकि नॉर्मली कोर्ट से जो अंडर एज बच्चे हैं वो छूट जाते हैं नॉर्मली, इसमें हमारी लॉ की कमी है। दूसरा, महिलाओं को आज की डेट में पुलिस अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से जिस तरह की ये महिलाएं थी, टोटल ही मैक्सिमम जो मुझे दिखाई दी वो सब शराब से रिलेटेड उस तरह का उनका व्यापार भी है, और वो लोग पुलिस से बहुत फ्रेंडली हैं, मतलब बहुत इजीली उनकी अप्रोच है पुलिस तक। तो ये सब हमारे समाज की बड़ी कहना चाहिए कि मैं भर्त्सना करूंगी, और मेरे को बहुत बुरा लगता है समाज में इस तरह का देख करके कि महिलाएं पुलिस ये दारू बेचती है, ये सब करती है। और जो इस घटना से रिलेटेड है, कितना भी किसी से आपका मन मुटाव है, किसी से कितनी भी आप नफरत करते हो, पर इस हद तक कि उसके बाल काट दो और जूते पहना दो, मुंह काला करो, ये तो गांव में भी सुना नहीं जाता है। दिल्ली जैसे शहर में मुझे बड़ी शर्म हुई कि मेरा तो नेटिव प्लेस दिल्ली और ये सब मुझे देखने को मिला। मतलब अगर मैं कुछ कर सकती होती तो जरूर करती, अगर अप्रोच होती। इवन इन लोगों का इस तरह का टीवी पे प्रचारित करना, मतलब दिल्ली जैसे शहर को बदनाम करना, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, या फिर केंद्र की तो बहुत बात जाता है, पहले तो हमारी लोकल जो सरकार है, जो हमारी पुलिस है, उसी को काम करना चाहिए था सर। और इतना जल्दी ये सब घटनाएं नहीं घटती हैं, ये वो पूरी प्लानिंग होती है। कोई एक घंटे या 2 घंटे की घटना नहीं होती, सब लोग अवेयर होते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। और वो 1 या 2 महिला तो थी नहीं, पूरा एक ग्रुप था महिलाओं का, वो सब रुकना चाहिए सर। आसपास के लोगों को सबका पता होता है। उसमें दूसरी बात ये कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ये सोचता है मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अगर ड्यूटी वो समझे, तो एक आम व्यक्ति भी, वो एनजीओ है, वो पुलिस है, वो राजनीतिज्ञ भी है, बट सब सोचते हैं हमें पद मिले तभी हम कुछ करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और अब तो जगह 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 जो दारू की दुकानें खुल गई हैं, इससे तो समाज में पता नहीं क्या मैसेज जाने वाला है। भगवान ही मालिक है कि इस क्षेत्र का क्या होने वाला है। नहीं, पूरे दारू दिल्ली की शहर दुकानें, अनीता जी, दारू की दुकानें खुलना और गलत तरीके से इलीगल वे में दारू बिकना, वो दोनों अलग अलग चीज। मेरा इसमें 2 चीजें प्रॉब्लम। एक तो आपने अंडर एज बच्चों के द्वारा रेप का किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अंडर एज बच्चों को इसलिए यूज करते हैं, और क्राइम में भी, ये तो रेप का था, दूसरे क्राइम्स में भी वो अंडर एज को यूज करते हैं। मेरे पास भी ऐसे कुछ केसेस वगैरह हैं जो मैं देख रही हूँ। और सर महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं को लोग नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देते हैं कि चलो महिलाओं के द्वारा अपराध किया गया तो इसको छोड़ दो, महिलाओं की तरफ लोग ध्यान भी नहीं देना चाहते। और प्रशासन या क्षेत्र में कोई भी मैन कोशिश करता है कि महिला चलो छोड़ो, इसके चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर देगी ये। पुलिस हो, कोई मेरे भाई भी बैठे हुए हैं, मेरे काफी साथी भी बैठे हुए हैं, वो अपने दिल पे हाथ देकर रख करके बोले कि ऐसा है या नहीं है। आज के टाइम में समाज में कोई महिला कोई गलती करती है तो उसको आधा टाइम तो इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं कि वो महिला है, कि कुछ दूसरे आरोप लगा देगी। मैं आसपास देखती हूँ, अपने महिला ने ऐसे कर दिया, उसको छोड़ दो, तो ये गलत है ना सर। अगर महिला गलत कर रही है तो उसके लिए महिला प्रशासन में महिलाएं भी तो हैं, लॉ में महिलाएं भी तो हैं, तो वो हम लोग उनके लिए कर सकते हैं ना सर, कदम उठा सकते हैं।
तो ये सब इसलिए क्योंकि उनको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन में कमी है, लॉ में हमारी कमी है कि अंडर एज लोग गलती करते हैं उनको छोड़ देते हैं, लोग अपने आप को अंडर एज दिखा करके गलत बड़े बड़े क्राइम करके छूट जाते हैं। दीपक जी एक मानसिकता यहाँ उभर कर आई कि मोहल्ला पड़ोस जो भी था, जो लोग तमाशबीन थे, मैं तो उनको बहुत घटिया दर्जे का इंसान मानता हूँ। वो सिर्फ इसलिए खामोश थे कि उनकी बेटी नहीं थी, वो उनकी बहन नहीं थी। भगवान ना करे कभी उनकी बहन या बेटी या घर की महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा हो सड़क पर सरेआम, तो वो क्या करते, उनको सोचना चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन दीपक जी मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता का कोई इलाज है? सर मुझे जो समझ में आता है इस मानसिकता का यही इलाज है कि जिस इस तरह की महिलाओं को कठोर दंड दिया जाए, उन्हें इजीली छोड़ा ना जाए। दंड तो उनको जो उस घटना को अंजाम दे रहे थे उनको तो दे दें। मैं दीपक जी से सवाल ये कर रहा हूँ, अनीता जी, मैं दीपक जी से सवाल ये कर रहा हूँ कि इस तरह का जो समाज की मानसिकता है ये क्यों है और इसका कोई निदान हो सकता है क्या? देखिए, मैं अभी एकता जी को भी सुन रहा था और अनीता जी को भी सुन रहा था, मैंने उमेश गिरी भाई को भी सुना। देखिए, कहीं ना कहीं आप इस घटना की एक बारी परिस्थिति में जाइए, उसमें 2-3 बातें उभर कर आती हैं जो अभी अनीता बहन जी भी कह रही थी कि ऐसा तो संभव नहीं है कि ये घटना कोई एक दिन की या 1 मिनट की या 1 घंटे की घटना है। इस घटना को करने के लिए मुझे लगता है कि एक वेल प्लान किया गया। जैसे कि अभी मैं भी पढ़ रहा था इस घटना के बारे में, जो एक तरफा प्यार एकता जी ने अभी बताया कि वो लड़की से कोई एक लड़का करता था, फिर उसने सुसाइड कर ली। आप देखिए, दिल्ली पुलिस, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, ना ऐसी कोई घटना है कि मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करूं। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में मुझे फेल नजर आई। जब शराब वहां, वो 1 साल पहले उस लड़के ने सुसाइड किया, उस परिवार, करीब वो परिवार वहां 3 साल से शराब का काम करता है, जो मुझे पता लगा वहां के लोकल साथियों से। जब राकेश जी मुझे इतनी दूर से बैठे मुझे ये पता लग गया कि वो परिवार 3 साल से वहां इलीगल शराब बेचता है, तो मुझे लगता है कि थाने वालों को तो आधे घंटे में पता लग गया होगा कि ये परिवार शराब बेचता है। और किसी भी अपराध को जनने की सबसे पहली जननी मुझे लगता है शराब होती है। जब वो परिवार ऐसी घटनाओं में लिप्त था तो क्यों नहीं उस परिवार पे दिल्ली पुलिस ने कभी कोई एक्शन लिया? दूसरी बात जो आपने कहा घटनाओं को और इस तरह के अपराधों की जननी शराब होती है, पर आपकी पार्टी तो शराब को मतलब गंगा जल की तरह बाहरी पूरी दिल्ली में, और शराब का बड़ा वो कर दिया कि रात को 3 बजे तक पी सकते हैं। मैं आऊंगा, चलो खैर वो एक अलग मुद्दा है, हम उसमें नहीं आ रहे। उस बात पर भी आऊंगा, अगर वो बात रखी गई है तो मैं उस बात पर भी जरूर आऊंगा। दूसरा जो एक सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि 26 जनवरी को सारा स्टाफ गणतंत्र दिवस की परेड में लगा हुआ था। मेरी जितनी जानकारी है, हो सकता है मेरी कम हो, सीआरपीएफ एक फोर्स हमें भारत सरकार प्रोवाइड कराती है, दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा प्रोवाइड कराती है। और मुझे लगता है जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, अनाधिकृत कॉलोनी में, वहां भी 26 जनवरी को काफी सारी सीआरपीएफ की फोर्स हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस व्यस्त होती है परेड ग्राउंड पे। एक बात, दूसरी बात, क्या ऐसा संभव था, जैसा कि अभी बात चली कि ये 1 दिन की बात थी, आपने कहा शराब वाली बात की दिल्ली सरकार तो गंगा जल की तरह परोस रही है। राकेश जी देखिए, इलीगल शराब बेचना और सरकारी ठेके पे शराब को बेचना, मुझे लगता है कि सभी बुद्धिजीवी लोग इस डिबेट में हैं। मुझे लगता है इन दोनों में दिन रात का फर्क है। दूसरा, जो आदमी शराब के ठेके पर शराब बेचता है उसकी प्रवृत्ति इलीगल शराब बेचने वालों की प्रवृत्ति से थोड़ी भिन्न होती है। एक बात, अगर दिल्ली पुलिस इस ऐसे आइडेंटिफाई, आज भी पूरी दिल्ली में, मैं तो कहता हूँ इस घटना से सीख लेनी चाहिए हमें, इस बहन के साथ, न्याय के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, पर सीख लेते हुए आज भी दिल्ली पुलिस को कम से कम इस पूरी दिल्ली के अंदर जो इलीगल शराब बिक रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। और रही बात, अगर अनीता बहन जी ने एक बात रखी कि जगह जगह दिल्ली सरकार के ठेके खुल गए हैं, कहीं ना कहीं ये जो इलीगल शराब है इसको खत्म करने का एक तरीका है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया सफाई से दीपक जी ने अपनी बात रखी कि इलीगल शराब ना बिके, इसलिए हम लीगल तरीके से ज्यादा तादाद में बेचेंगे। वो चलो ठीक है, ज्यादा तादाद में नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, और अंदर जा रहा हूँ। मैं जहां समाज की बात आई थी, मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं उन पुलिस पर्सनल्स की फैमिली को, काश मेरी आवाज वो सुन लें, उन तक चली जाए या कोई उसको पहुंचा दे कि वो पुलिस वाले
जो उस कस्तूरबा नगर जैसे दिल्ली में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां शराब बिकती है, जहां गांजा बिकता है, जहां स्मैक बिकती है, चरस बिकती है, और वो 3 साल से नहीं दीपक जी, वो शायद 30-40 जब से वो कॉलोनी बसी है तब से वहां ये काम हो रहा है। और बिल्कुल सत्य तो ये है कि पुलिस की मिली भगत से बिक रहा है। और मैं उन पुलिस वालों को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी फैमिली से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे पैसे को जब आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा घर में लाता है, जो शराब माफिया से पैसा आता है, जो स्मैक वालों से पैसा आता है, चरस वालों से आता है, जो रेपिस्ट से पैसा आता है, तो आप उस पैसे से घर की रोटी ना बनाएं। ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है उन परिवारों से। एक बात मैं संजय जी आपके पास आ रहा था, मैं आपको बताऊं, इसी क्षेत्र में आज से करीबन 3 साल पहले एक पुलिस वाला वहां रहता था, एएसआई राजकुमार। उस आदमी ने वहां कह सुन के कि ये शराब माफिया यहाँ सब करते हैं गड़बड़, उसने एक बूथ बनवा दिया वहां। अप्रोच की, दिल्ली पुलिस को अप्रोच किया, इधर किया, एनजीओ को किया, बूथ बन गया। वहां के माफिया ने सोचा इसने बूथ बनवाया, हमारी काम में रुकावट डाली। उन्होंने सरेआम दिन में पीट पीट कर उस पुलिस वाले को मार डाला। उसका मुकदमा मैं कर रहा हूँ, उसकी तरफ से मैं वकील हूँ, उस डिसीज की तरफ से, एएसआई की तरफ से। उसको सरेआम पीट पीट कर मार डाला वहीं के लोगों ने। तो उसी गली का ये भी अंजाम हुआ है, उसी गली में ये भी अंजाम हुआ है, उसके आगे पीछे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बात का एग्जाम्पल देके कि वो एरिया कोई नया ऐसा नहीं है कि आज ही वहां ये काम हो रहा है। और इतनी निडरता उन महिलाओं तक में कि भाई हम इसको ये सब कर रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, दे नोस कि ना हमारा कोर्ट में कुछ होगा, क्योंकि वहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। मैं इसमें कोई बुरा ना माने, उनके वकील भी खड़े हो जाएंगे, उनको बचाने की कोशिश भी की जाएगी। अभी हल्ला गुल्ला कम होगा तो जमानतें भी उनकी लगाई जाएंगी, न जाने क्या होगा। लेकिन मैं एकता इस बात को आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम को इसमें क्या प्रूफ और चाहिए जब वीडियो में साफ वही दिख रहा है कि ये लेडी उसको बाल काट रही है, ये आदमी उसके साथ रेप कर रहा है, ये आदमी उसको चप्पलें मार रहा है, ये आदमी उसको हाथ पकड़ के घुमा रहा है। क्यों नहीं इसका टाइम लिमिट करके उसको चार्जशीट फाइल करके उसको जो है ट्रायल उसका फिनिश कर दिया जाए महीने 15 दिन में। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कई जगह। राजस्थान में एक ट्रायल 1 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा हुई है। और कितना अच्छा होगी इन सब लोगों को, इंक्लूडिंग दैट पुलिसमैन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उनको सबको सजा हो। इन्हीं सेक्शंस में 376 और इस तरह के जो ये सेक्शन लगेंगे, इसमें गैंग के रेप के लगेंगे, और लगेंगे किडनैपिंग के लगेंगे, कन्फाइनमेंट के लगेंगे। इन सब का जो 120B में उन पुलिस वालों को, और हो सके तो उन देखने वालों को, दर्शन कर रहे थे वहां, जो तमाशबीन थे, उनके ऊपर भी चले तो शायद ये एग्जाम्पल बनेगा। इस तरह भी कार्रवाई हो सकती है, जहां तक मैं समझता हूँ। दूसरी बात, इस घटना के कठोर दंड आना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गंदा मैसेज आने जिस वाला है तरह से सोसाइटी एग्जाम्पलरी ये हुआ, उसी तरह एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी होना चाहिए इस केस में, तभी शायद इसका एक सही समाज को मैसेज जाएगा। हमारे साथ गिरी जी, जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है, जब अंग्रेज देश में आए तो एक मुट्ठी भर थे, मुट्ठी भर भी नहीं थे, चंद टिप्स पे गिने जाने वाले थे, और उन्होंने पूरे देश पर इतना बड़ा भौगोलिक, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस टाइम एक ही था, इतने बड़े क्षेत्र पे कब्जा किया। तो उसका एक कारण यही था कि जब वो किसी को मारते थे या किसी एक सूबे पे विजय प्राप्त करते थे, तो दूसरे वाला कहता था मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सेफ। आज वो चंद महिलाएं, 8, 10, 5, 7 महिलाएं, 10, 4 आदमी, टोटल हो सकता है 15 हो, और वो 15 आदमी एक ऐसी घटना को अंजाम दे रहे थे जो अपने आप में शर्मसार करने वाली थी, और वहां 1500 लोग खड़े हुए थे। मैं कहता हूं अगर एक एक पत्थर मार दिया होता उन 1500 लोगों ने उन 15 आदमियों को, तो ये घटना अंजाम नहीं दी जा सकती थी, इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। लेकिन क्या नपुंसकता रही, केवल यही सोच कि आज ये किसी और की लड़की है, मेरी नहीं है, इसलिए मैं तो वीडियो बनाऊंगा, मैं तो फोटो खींचूंगा और तालियां बजाऊंगा। तो गिरी जी, क्या इस सोच को बदलने के लिए समाज में आप जैसे समाज सेवकों का, जो सोशल वर्कर है, उनका कोई दायित्व नहीं है आज? बिल्कुल दायित्व है, केवल मेरा नहीं, सबका दायित्व है। और ये जो सोच है, इसका मैं एक और कारण बता देता हूँ। जैसा कि मेरे को पूरी घटना का इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपकी डिबेट से जुड़ के पूरी घटना मेरे आगे प्रतिपक्ष सोच गई है। इसमें
जो एक दबंगई होती है ना, शासियों की एक बदमाशी होती है क्षेत्र में। आप जिस भी क्षेत्र में हो, शासी हो या कोई बदमाश हो, उसकी बदमाशी होती है, उससे लोग खौफ में रहते हैं। वो जो खौफ है वो इस कारण होता है कि जो प्रशासन होता है, दिल्ली पुलिस है या कोई भी प्रशासन है, उसमें ऊपर के अधिकारी तक लोग को जा ही नहीं पाते। जैसे कि हम पार्टी की भी बात करें तो हर एक चीज के लिए लोग सीधा मोदी जी को ब्लेम करने लग जाएंगे, लेकिन मोदी जी की गलती नहीं होती। या इसी तरह प्रशासन में एसीपी होता है, डीसीपी होता है, उससे ऊपर कमिश्नर होता है, उसकी नहीं, लेकिन जो बीट कांस्टेबल हैं, जिसकी ड्यूटी है उस क्षेत्र में, वो लोग इस चीज को ढंग से नहीं करते। लोगों में यानी कि जो करप्शन है ना कहीं दिल्ली पुलिस में भी है। इसमें मैं कभी भी, या आप भी और मैं, लेकिन लोग कहने से डरते हैं कि हाँ भी करप्शन नहीं है। करप्शन है, नीचे लेवल पे इतना करप्शन है, और उसी की देन है कि ये जैसे घटनाएं घट रही हैं, लोग डरते नहीं है पुलिस से, पुलिस की इज्जत नहीं करते, और ये जो शराब माफिया टाइप के लोग हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। क्षेत्र में अगर कुछ भी आपराधिक घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस उसकी दोषी होती है, और पुलिस को उसका ब्लेम भी लेना चाहिए। अभी मेरे को जैसा पता लगा कि लोग, आपको किसी अधिकारी ने बताया होगा कि गणतंत्र दिवस में लगे थे। किसी भी प्रोटोकॉल के तहत कोई भी पुलिसकर्मी ये नहीं कह सकता मेरी गणतंत्र दिवस की में ड्यूटी थी और मैं क्षेत्र में काम नहीं कर रहा था। अगर किसी की ड्यूटी गणतंत्र दिवस की परेड में या कहीं भी लगाई गई हो उस विषय में, तो उस क्षेत्र में दूसरे की ड्यूटी लगी होती है। ये सब कहने वाली बातें हैं, या कह लो कि कोई वैसे ही कह दे। अगर आधिकारिक तौर पे कोई अधिकारी ये कह रहा है तो उसको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? सरकार तो आपकी है, अभी तक गृह मंत्रालय इस बात को भी रखूंगा। गिरी जी यही तो अफसोस की बात है। चलो वो तो अरेस्ट हो गए, लेकिन जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है उनके ऊपर तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो वहां के तमाशबीन थे उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यही घटना संजय जी योगी सरकार में इस तरह की घटना हुई? विकास दुबे ने वहां गोलियां चलाई, कुछ पुलिस वाले मारे गए। विकास दुबे का क्या हाल हुआ, क्या उसके घर का हाल हुआ, क्या और माफियाओं का वहां हाल हो रहा है? अगर यही घटना यूपी में हुई होती, क्या इनको अभी तक सबक नहीं मिल गया होता? मैं इसमें 1 मिनट लूंगा भाई साहब। जी 1 मिनट लूंगा बस। पहले जवाब देने के लिए संजय जी माफी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। जी ये जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं ये जो आज हमारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, इसने अभी इससे पहले भी आपने एक रेप पीड़ित वाले मुकदमे में और दंगाई वाले मुकदमे में आपने देखा होगा दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका एक विरोधी की तरह रहती है। वो गलत है। जब ऐसी घटना होती है, कोई पार्टी हो कोई भी हो, सबको एक होके उस अपराधी को सजा दिलानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक रेप पीड़ित को मशीन काटने लग जाओ। निंदा का ट्विटर तो केजरीवाल जी ने भी कर दिया, निंदा का ट्विटर तो सारी पार्टी ने कर दिया, आरोप प्रत्यारोप भी लगा दिए, लेकिन रिजल्ट जीरो है। संजय जी मैं मेरे भाई की एक जो समस्या है उसका निर्धारण कर दूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो इस मानसिकता को नमस्कार करता हूं कि इस घटना में भी हम आम आदमी पार्टी और भाजपा कांग्रेस पे बात करें। पहली बात। रही बात किसी यहाँ एकता जी सुप्रीम कोर्ट से हैं, वो मुझे लगता है शायद वो इस कानून के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा जानती होंगी कि ये भारत सरकार या भारत की संसद का बना हुआ कानून है कि जब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट से या जेल से रिहाई होती है तो उसके सर्वाइविंग के लिए शायद भारत सरकार का एक लॉ है कि उसमें उसको कुछ चीजें राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब एकता जी ज्यादा अच्छा बता देंगी, मुझे लगता है बता भी देना चाहिए ताकि हमारे एक साथी के ज्ञान में वृद्धि हो जाए। पर मैं अपने स्तर पर और अपने दल के स्तर पर ऐसी चीजों में राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा। संजय जी अच्छी बात कह रहे थे। 1 मिनट, मुझे लगता है ज्ञान शायद हम सभी को मिल जाए। एकता बहन जी बता दें। हमारे पास समय 2-3 मिनट रह गया, तो ये बात मैंने खुद कही है कि सबने मिलके इस अन्याय के खिलाफ लड़ना। संजय आपके पास आ रहा हूँ, समय बहुत कम है। एक चीज यहाँ पे नोटिसेबल है इस क्राइम के अंदर, आप देखेंगे कि क्राइम के अंदर 60-70% उकसाने वाली महिलाएं थी और बच्चों को, इसमें नाबालिग बच्चों को यूज किया गया है हथियार की तरह।
तो ये हेट क्राइम है, और हेट क्राइम भी प्लान हेट क्राइम है। ये इसमें पता है उनको बच्चों को सजा होनी नहीं है, तो बच्चों को हथियार की तरह यूज करा गया है। तो ये भी इतना गंदा मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। और महिलाएं ज्यादा थी, तो इसलिए जो समाज का तबका अगर आगे आना भी चाहेगा तो वो महिलाओं से डर के पीछे हट जाएगा। यहाँ पे मैंने ये चीज भी संजय क्या ठीक कह रही एकता? नहीं, वो बिल्कुल एकता जी बिल्कुल सही कह रही हैं बात। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये मिस गिरी जी और दीपक जैन जी दोनों ही मेरे मित्र हैं। दोनों की संवेदनाओं को मैं समझता हूँ, दोनों ही महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, और वो भी इस ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये समस्या पहले से ही चल रही है। शर्मा जी, 2-3 तलों पर हमें इस घटना को समझना पड़ेगा। पहली है घटना की कानून और व्यवस्था के तौर पे। कानून और व्यवस्था के तौर पे देखा जाए तो कोई भी व्यवस्था इकबाल के तौर पे चलती है। हर जगह पुलिस हम पहरा नहीं दे सकते। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, पुलिस का खौफ नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं लोग को अंजाम देते रहेंगे। दूसरा तो इस मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब रही। और ये हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली में जगह जगह मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, सारी जगह इस तरह का कारोबार, नशे का कारोबार, अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी ना हो, तो कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ से चीज हो रही है। इस नेक्सस को हमें तोड़ना होगा। दूसरी चीज, जैसे कि अब इन्होंने कहा कि एक महिला ही महिलाओं के प्रति उकसा रही है, तो देखिए हम एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम बड़े बड़े आंदोलन चलाते हैं। नारी ही जब नारी की दुश्मन होगी, या नारी ही नारी के प्रति इस तरह की भावना रखेगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मुहिम कमजोर होगी। तीसरा तल है कि हमारी जो सामूहिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी। देखिए, ये कहा जाता है कि पड़ोसी, यदि पड़ोसी के काम नहीं आएगा और एक पड़ोसी पर अत्याचार होता है, दूसरा पड़ोसी चुप बैठा है, तो समझ लेना एक दिन उसका नंबर भी आएगा। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल यही निचोड़ है कि मैं आखिर में बोल रहा हूँ जी, थोड़ा सा और बस जी, बस आधा मिनट, 1 मिनट रह गया जी। तौर पे, राजनीतिक तौर पे जैसे कि दौरे होते हैं, मंगोलपुरी में एक घटना घटी तो वहां एक दल अच्छे से प्रदर्शन किया। दूसरी जब घटना घटी तो वहां दूसरी पार्टी के लोगों ने अपने तरह से किया। लेकिन मेरा यह है कि जब ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है तो सभी दलों के प्रति, देखिए इस घटना ने हम सबको एक अवसर भी दिया है। सारे पॉलिटिशियंस का डेलीगेशन वहां जाए, पुलिस को इसको अब उखाड़ने, इस क्राइम को, जो नशे का कारोबार दिल्ली में फैला हुआ है, इसको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। यस, तो बहुत मैं संजय जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दों को उठाया और समय की सीमा हो गई, मैं थोड़ा मजबूर हूं। तो मैं इस अच्छी डिबेट क्या है, एक हम जागरूकता अभियान के तहत इस बातचीत को कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसे आगे कंटिन्यू रखें जब तक कि पीड़िता को न्याय ना मिले और दोषियों को सजा ना मिले। तो मैं इन्हीं सब चीजों के साथ साथ आज अपने मेहमानों का, रीटा पुनिया जी का, एकता अग्रवाल जी का, और हमारे पॉलिटिकल जो गिरी जी हैं, दीपक जैन जी हैं, और विशेष तौर पर संजय जी आपने अपने पत्रकारिता के व्यस्त समय से टाइम निकाला, अनीता शर्मा जी हैं। तो मैं दोबारा फिर इसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे रह गए हैं। और आज जिस बेबाकी से आपने अपने विचार रखे उसके लिए योर माइंड ओपनर चैनल आपका धन्यवाद करता है। और हम इसी तरह सामाजिक मुद्दों को उठाते रहें और संवेद स्वर में हम कुछ करें, कुछ हो सके सार्थक, ये हमारा प्रयास है। और ये केवल तभी हो सकता है जब मैं, आप और सब हम मिलकर काम करें, कुछ सार्थक काम करें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से दूर हो जाएं और केवल जो ब्लेम गेम है उसको ना करें, एक्चुअल में काम करें, एक्चुअल में नारी सशक्तिकरण करें। एक बहन के साथ अगर ऐसा हुआ है तो सारी बहनों को संवेद स्वर में आवाज उठानी चाहिए इस अन्याय के खिलाफ, और उसमें हम लोग आपके साथ